हाय फ्रेंड्स, तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे चैप्टर 4 जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अभी पहले इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये चैप्टर का यूज़ कैसे होता है कंपनी को, एंड देन विल स्टडी। ठीक है, अभी अपन ने कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ा है। कैपिटल बजटिंग में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना। कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, अपन कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसके डिसीजंस लेते हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, बराबर ना। एनपीवी, पेबैक पीरियड, बहुत सारे अपन ने पढ़ा है चैप्टर 2 में, करेक्ट ना। अभी ये इन्वेस्टमेंट के लिए वी नीड फाइनेंस, करेक्ट ना। आपको पैसा लाना पड़ेगा ना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड फाइनेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर फाइनेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फाइनेंस लेंगे बाहर से तो उसमें कॉस्ट है ना। फाइनेंस कौन से होते हैं अपन ने बहुत बार पढ़ा है, एक ओनर का होता है और एक बोरोड होता है, करेक्ट ना। तो इसका कॉस्ट कौन सा होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सो कैपिटल बजटिंग में अपना फिक्स हो गया कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, ये प्रोजेक्ट मोर प्रॉफिटेबल है, इसमें इतने रिटर्न्स आने वाले हैं, एवरीथिंग इज डन परफेक्टली। बट अभी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से रेज करना है, पैसे का कॉस्ट कितना होगा, ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, करेक्ट ना। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, करेक्ट ना। नेचुरली मतलब लॉजिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो लेस देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। अपना जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मतलब वही कैपिटल, करेक्ट ना, तो उस पर जो रिटर्न्स आ रहे हैं उससे कॉस्ट कम होना ज़रूरी है। अगर उससे कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो फिर नुकसान होगा। तो जब भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट से प्रोजेक्ट के रिटर्न्स 15% है, अब उसका एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज अगेन सपोज लेट से 16% है, तो अपने को प्रोजेक्ट अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब कैपिटल बजटिंग के बाद भी ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे अपन देखते हैं कि कितना मेरा कॉस्ट होगा। सो आइडियली कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। इक्वल टू होगा तो सोशल सर्विस होगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, थ्योरेटिकली इक्वल होगा तो भी चलेगा, बट फिर मतलब नहीं ना, नो प्रॉफिट नो लॉस काम करना है तो फिर एनजीओ ज्वाइन करो ना, खुद का बिजनेस क्यों कर रहे हो, लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हो, वैसा है। ठीक है, सो बस ये अपन पढ़ने जा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, करेक्ट ना। एंड फिर उसके बाद मेन डिसीजन लेना है कि कहाँ से पैसा बोरो करना है, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या क्या सोर्स है अपने पास कैपिटल में, क्या क्या आता है? इक्विटी कैपिटल एक है सोर्स ऑफ फाइनेंस, हेडिंग है ना लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेस। देन रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी कॉस्ट होता है, यस। देन प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म सोर्स, ठीक है। तो ये होते हैं अपने सोर्सेस, दीज आर व्हाट सोर्सेस ऑफ फंड, करेक्ट ना। इसका कॉस्ट क्या क्या रहता है? इसका डिविडेंड रहेगा, इसका कुछ नहीं, ये दोनों का कंबाइन ही रहता है डिविडेंड। मैं बताता हूँ कैसे। इसका डिविडेंड और इन तीनों का इंटरेस्ट, करेक्ट ना। एंड दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, करेक्ट ना। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब खाली डिविडेंड नहीं, कॉस्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल नहीं बोला है, कैपिटल मीन्स ओवरऑल। तो ये सब मिला के मतलब डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, इसका जो टोटल है कि टोटल अपन ने कितना बोरो किया और कितना कॉस्ट दिया, ऑन एवरेज अपन निकाल सकते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जांपल इसका टोटल 20 करोड़ है एंड ये टोटल कॉस्ट 2 करोड़ है। सो ऑन एन एवरेज our cost of borrowing total cost is 10%,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड मेरे प्रोजेक्ट में रिटर्न्स 15% है, सो अपन आराम से गो ऐड कर सकते हैं क्योंकि फिर भी 5% मार्जिन मेरे पास बच रहा है। सो ये एनालिसिस करने के लिए चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, बस बहुत ही सिंपल है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स नॉट ओनली इक्विटी। हाँ, जहाँ पे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, वहाँ पे आप सही बोल रहे हो, लेकिन जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला मतलब इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको और एक नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 4 में आपने को पढ़ना है, तो चैप्टर 3 में लीवरेज में अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, उसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जिन लोगों ने पहले देखा है तो भी बेटर है। यहाँ तक डन, शैल वी गो अहेड? एक्सेलेंट, ओके। चलो, तो ये आप लेक्चर पॉज करके चाहे तो लिख लेना, बहुत ही सिंपल है, और इसमें से 80% चीज़ें आपको पता ही रहेगी, इसमें कुछ भी ऐसे टेक्निकल ज्ञान नहीं है। तो ये फर्स्ट पेज पे उसका सब इंडेक्स दिया है कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ और कौन से पॉइंट कौन से पेज पे हैं। चलो, इंट्रोडक्शन। फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ बिजनेस, यस पता है हमको? हाँ सर, हमको पता है। नाउडेज अ बिजनेस नीड यूज कैपिटल, यस हर एक बिजनेस को कैपिटल ज़्यादा लगता है क्योंकि कंपटीशन की वजह से कस्टमर को क्रेडिट बहुत देना पड़ता है और डिस्काउंट भी बहुत देने पड़ते हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर आता है, लिक्विडिटी के ऊपर भी प्रेशर आता है। डेटर्स को क्रेडिट देंगे ज़्यादा तो लिक्विडिटी का क्रंच होता है, उसमें भी कंपटीशन की वजह से कम दाम में बेचना पड़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस फॉर द बिजनेसमैन एंड देन ही नीड्स टू रेज मोर फंड्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो वही दिया है। फंड रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस में भी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पज। ध्यान में रखना, लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर buying fixed assets, short term funds are required for working capital purpose. Finance for long period is required for purchasing fixed asset like land and building, machinery, etc. Even a portion of working capital which is required to meet day-to-day expense is a lot of permanent nature. To finance it we require long-term capital. The amount of long-term capital depends on scale of business and nature of business. तो इसमें 3 पॉइंट अपन ने समझे कि लॉन्ग टर्म फंड्स में विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बाइंग फिक्स एसेट। सेकंड, ये कितना रिक्वायरमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन स्केल एंड नेचर। स्केल मतलब अगर आपका बिजनेस एक्सपेंशन फेज में है सो वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस सेटल्ड हो चुका है तो देन मिनिमम मतलब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स आर इनफ। एंड नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या है, अगर किसी का वड़ा पाव का बिजनेस है तो उसके लिए 10-15 हज़ार में पूरा बिजनेस स्टार्ट होगा, लेकिन आपने कहा कि मेरे को मोबाइल का शॉप स्टार्ट करना है तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज, बिकॉज मोबाइल महंगे रहते हैं। सो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नीड मोर इन्वेस्टमेंट क्योंकि इनको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, मशीन्स लेने पड़ते हैं। बट लाइक प्रोफेशनल लाइक यू एंड मी वी नीड मिनिमम इन्वेंट्री। अपने को क्या, एक कंप्यूटर लगता है बस और प्रिंटर एंड स्टेशनरी, काम हो जाता है। एंड आपके जैसे अच्छा आर्टिकल, खेल खत्म। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट लॉन्ग टर्म। हाँ, तो शॉर्ट टर्म जो है वर्किंग कैपिटल में आएगा, अलग से चैप्टर है, तो यहाँ पे अपना पूरा फोकस लॉन्ग टर्म फंड्स पे होगा। ठीक है, इन शॉर्ट द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर दोज सोर्सेज फ्रॉम वेयर फंड्स आर रेज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली मोर देन अ ईयर। तो ये जनरल डेफिनेशन है कि लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन अ ईयर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। चारों पॉइंट अच्छे से लर्न करना है, करेक्ट ना? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जनरल पॉइंट है। तो मैं जो आपको स्टार करके दूंगा ना उतना ही बार बार पढ़ो, बाकी चीज़ें आपको आ जाएगी। तो 4 पर्पज़ के लिए लॉन्ग टर्म फंड लगता है, यहाँ पे बोला है। पहला कौन सा बोलो सर? मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या? नया टेक्नोलॉजी लेके आना। एक्सपेंशन मतलब मेरा और एक फैक्ट्री मेरे को स्टार्ट करना है, एक्सपांड कर रहे हैं बिजनेस को। डाइवर्सिफिकेशन मतलब नए बिजनेस में जाना। पहले 2 में एग्जिस्टिंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। डाइवर्सिफाई मतलब मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ, मैंने बोला चलो अपन कथक का डांस क्लास स्टार्ट कर देंगे, कोई आएगा नहीं मेरे को पता है, एंड जिस दिन मैं डांस करूँगा मेरे ये क्लास भी बंद हो जाएगा, लोग चक्कर आके गिर जाएंगे कि इतना भी खराब कोई डांस करता है क्या, मेरे को अवार्ड मिल जाएगा वर्स्ट डांसर ऑफ द ईयर। एंड डेवलपमेंट के लिए आपको मिल सकता है क्योंकि आप अच्छे डांसर हो, मेरे को पता है। चलो, पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस बहुत ही सिंपल है। पहला, टू फाइनेंस फिक्स एसेट, ठीक है ना? चलो इसका डायग्राम हम बनाते फटाफट। टेक हॉरिजॉन्टल बुक या वर्टिकल, आप देखो आपकी मर्जी, हॉरिजॉन्टल विल बी बेटर। पर्पस ऑफ
लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्या पहला पर्पज? टू फाइनेंस फिक्स एसेट। कौन से फिक्स एसेट्स होते हैं सबको पता ही है। लिखो एग्जाम्पल, कौन से? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। बहुत सिंपल पॉइंट, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ना? ये दिया है, ठीक है। दूसरा, टू फाइनेंस परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना प्लीज। अभी मैंने ही बोला है कि वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस आउट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, बराबर है ना? बट कुछ ऐसा वर्किंग कैपिटल होता है जो लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस किया जाता है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करेक्ट ना? करंट एसेट्स में, करेक्ट ना, ऐसा कुछ स्टॉक होता है कि जो आपको थ्रू आउट ईयर मेंटेन ही करना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका जूते का शॉप है, तो कस्टमर आए ना आए, आपको मिनिमम स्टॉक तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, मिनिमम स्टॉक। तो दिस इज फाइनेंस आउट ऑफ परमानेंट लॉन्ग टर्म फंड्स, करेक्ट ना? दिस इज फिक्स वर्किंग कैपिटल। क्यों फिक्स? क्योंकि कस्टमर आए ना आए, मेरे को शॉप में उतने तो जूते निकाल के रखने पड़ेंगे, करेक्ट ना? अगर आएगा तो वो खरीद लेगा, कोई नहीं तो मैं खुद को मार लूँगा। दोनों में से एक तो यूज़ करना पड़ेगा ना। अगर उसने खरीदा तो अपनी दुकान चल जाएगा, नहीं खरीदा तो खुद को ही मारना है रोज़ नए जूते से, कि कैसा बिजनेस खोला। तो ये जो है ना, दिस इज फाइनेंस आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। दोस्तों दिस इज फाइनेंस आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। आपको समझ में आ रहा है? ये वहाँ पे लिखा है, ये मैं वर्किंग कैपिटल में पढ़ाने वाला हूँ, बट आपका सिलेबस का सीक्वेंस बहुत डेंजर बना के दिया इंस्टीट्यूट ने, करेक्ट ना? बट आगे जाके मैं चेंज करने वाला हूँ थोड़ा, बट पहले 4 चैप्टर मैंने इंस्टीट्यूट के हिसाब से पढ़ा है, ठीक है? आगे से सीक्वेंस चेंज होगा, आई विल कवर फुल सिलेबस। आप सिलेबस की चिंता मत करो, मॉड्यूल बाजू में लेके रखना, एक एक पेज चेक करना, हर एक चीज़ कवर्ड है। दिस इज माई गारंटी, 100% सिलेबस कवर्ड, 100%। एंड गलती कुछ रहेगा तो मैं आपको अलग से लेक्चर दे दूंगा, बट ऐसा होगा नहीं। मैंने नोट्स बनाते समय हर एक चीज़ का ध्यान रखा है, एंड आप क्रॉस चेक भी बिंदास कर सकते हैं। इसलिए मैं खुद वीडियो पे बोल रहा हूँ कि एक बार मॉड्यूल लो, एक एक पेज चेक करके देखना कि सभी पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं हुए। इसलिए मैंने आपको फ्रंट पेज दिया है कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने कवर किए। तो ये जो होता है ना करंट एसेट्स में, जो एक फिक्स्ड करंट एसेट में लगती है कि मिनिमम जूते रखने पड़ेंगे शॉप में कस्टमर को दिखाने के लिए। खरीदा को तो अच्छी बात है, नहीं खरीदा तो हाँ, तो उसके लिए भी पैसा लगता है ना, जूते खुद को मारने के लिए पैसा लगता है, वो आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। आई होप दिस क्लियर नाउ। तो फाइनेंस, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखो, स्टॉक, ठीक है? तो स्टॉक जो होता है परमानेंट बेसिस पे, उसके लिए, या वी कैन से इसको फिक्स वर्किंग कैपिटल, FWC, फिक्स वर्किंग कैपिटल। देखो क्या दिया है, बिजनेस इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, इट मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच कुड बी नीडेड अगेन एंड अगेन। दिस पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज अ फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एंड दिस इज ऑल्सो फाइनेंस आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस होता है? शॉर्ट टर्म फंड्स। बट अगर क्वेश्चन आता है फिक्स वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस होता है, बोलो सब लोग आंसर क्या देंगे? हाँ सर हमको समझ में आ गया, हम एग्जाम में लिखेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स। सही जवाब। टू फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लॉजिकल पॉइंट है ना। अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, जैसे अभी आपको पेरेंट्स पॉकेट मनी दे रहे हैं एक्स, लेट से 1000 रुपये आपको पॉकेट मनी है, एंड अगर आपको गर्लफ्रेंड आपकी है या बॉयफ्रेंड है तो फिर 1000 कम पड़ेगा ना। एक्सपेंशन, ग्रोथ हो गया, 1 के 2 हो गए, करेक्ट ना? मैं आगे नहीं जाऊँगा। सो ये है, करेक्ट ना? तो फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन यू नीड फंड्स, इज लॉजिकल पॉइंट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? न्यू प्रोजेक्ट्स,
है ना, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू एसेट्स, रिप्लेसमेंट वगैरह। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। सो ये था अपना पहला डायग्राम। कौन सा था? पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, टू फाइनेंस फिक्स एसेट, टू फाइनेंस परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। सबको समझ में आ गया? यस सर, हमको समझ में आ गया। मैं ही आपके भी यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सिंपल है। करेक्ट ना? आपने जो मेहनत की है चैप्टर 2 एंड 3 में, आई एम रियली थैंकफुल। करेक्ट ना? सो उसको ज़रा संभल के पढ़ना। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख के दिया है, तो इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन ने लिखा है ऑलरेडी। अब एक एक करके देखते हैं। इसमें प्लस ओनर्स कैपिटल। चलो, ओनर्स कैपिटल रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ कंपनीज मनी विच इज रेज्ड इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। इट रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ द बिजनेस। बराबर है। दे एंजॉय रिवॉर्ड्स एंड बेयर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। They are paid dividend only after paying dividend to preference shareholder and after meeting future investment need of the organization। मतलब सबसे लास्ट प्रायोरिटी में ओनर्स रहेंगे, बिकॉज आपका बिजनेस है, तो पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिर टैक्स दिया जाएगा, अपन ने फॉर्मेट पढ़ा है EBIT का, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा। मैंने आपको EPS का फॉर्मूला पढ़ा था, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपको याद आ रहा है तो अपन ने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में, तो वही तो लिखा है कि सबसे लास्ट पैसा इनको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है ना? सो लिखो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। दो पार्ट। पहला ओनर्स, ओनर्स में पहला क्या होगा? इक्विटी। है ना? इक्विटी का फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या है इक्विटी के बताओ? उनको ओनर बोला जाता है एंड उनको रिटर्न मिलता है डिविडेंड के बाद, एंड ये दे आर दी लास्ट पेमेंट इनको मिलता है। ऐसे लिखते हो डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस। ठीक है? सो इसमें इतने पॉइंट आपको लर्न करने हैं। दूसरा है प्रेफरेंस कैपिटल, बहुत ही आसान है। अब देखो नाम ही क्या है? प्रेफरेंस। करेक्ट ना? तो अच्छा, यहाँ पे और एक लिखता हूँ, वोटिंग राइट, है ना? इक्विटी शेयरहोल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। अभी प्रेफरेंस और इक्विटी में फ़र्क क्या है अगर मैं आपको पूछता हूँ? करेक्ट ना? तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी रिडीमेबल भी होते हैं या कुछ इररिडीमेबल भी होते हैं, दोनों होते हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी होते हैं और इक्विटी में वैसे नहीं होता। इक्विटी इज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। करेक्ट ना? अच्छा, इनको भी वोटिंग राइट होता है, बट कब? जब कोई मैटर उनसे रिलेटेड है तो ही, अदरवाइज दे डोंट एंजॉय वोटिंग राइट्स। आई थिंक इतना अपन ने 12th कॉमर्स में पढ़ा है। मैं जो बता रहा हूँ कुछ भी नया नहीं है। तो एक क्वेश्चन है आप सबसे, ये कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल इशू क्यों करती है जब इक्विटी है? तो कोई अगर बता सकता तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी आप सबको पता है, मेरे को पता है, उसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं है क्या लिखा है मैंने, आप उसमें चैंपियन हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि देन वाई कंपनी प्रेफर प्रेफरेंस कैपिटल? अगर इक्विटी लॉन्ग टर्म में है अपने पास तो प्रेफरेंस क्यों इशू करना? यस, और आपको आंसर नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं जाता। बहुत सिंपल आंसर है, ध्यान सुनना। जी, अगर मेरे को पता है कि मेरा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 5 साल के बाद बहुत प्रॉफिट होने वाला है एंड मैं नहीं चाहता कि ये प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करूँ, तो मैं जाऊँगा प्रेफरेंस के लिए, क्योंकि उनको 5 साल में रिडीम कर दूंगा, फिर पूरा प्रॉफिट मेरा होगा। इक्विटी का लिया तो फिर वो इररिडीमेबल है, तो उनको लाइफ टाइम तक प्रॉफिट में से शेयर देना पड़ेगा। सो मेरे को पता है कि मेरे बिजनेस में आगे जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है, in terms of percentage as well as in terms of amount, and I don't want to share with equity shareholder. If I take their money, I have to give them dividend till my death, मतलब till liquidation of the company. So instead of that, if I issue preference shares, I can use their money for 5 years. I'll develop my business, and once it starts generating enough profit, मैं उनको पे कर दूंगा and then I'll enjoy entire profit. बस इसलिए लोग preference share issue करते हैं। एंड कंपेयर टू इक्विटी प्रेफरेंस इशू करना कंपेरेटिवली आसान भी होता है, मतलब लीगल कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है?
चलो, प्रेफरेंशियल्स आर वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ शेयर हैविंग फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड कैरी प्रेफरेंशियल राइट ओवर ऑर्डिनरी। ये तो अपन ने लिखा ही कि इक्विटी के पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है। इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड ऑल्सो क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म। करेक्ट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रायोरिटी ओवर इक्विटी डिविडेंड में प्लस एसेट्स में। मतलब कंपनी अगर लिक्विडेट भी होते तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को दिया जाएगा, उनको एसेट्स दिए जाएंगे एंड बाद में जो भी है वो प्रेफरेंस का होगा। सो एज कम्पेयर टू इक्विटी दे एंजॉय प्रेफरेंस फॉर एसेट्स एज वेल एज डिविडेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से लर्न करना। एंड आई थिंक ये आपने पढ़ा ही है, मतलब इसमें तो कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। इट इज रैंक बिटवीन इक्विटी एंड डेट एज अ प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग। अभी रिटेन अर्निंग ये कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस है? अरे रिटर्न अर्निंग का मतलब क्या है? मैंने 100 रुपया अर्न किया, 60 रुपये डिविडेंड दिया, बचा 40 मेरे पास है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो पैसा ओनर्स का ही है ना। इक्विटी शेयर्स के जो पैसा दिया, इक्विटी शेयर्स ने अपने कंपनी को पैसा दिया, उसमें से अपन ने पैसा बनाया, उस प्रॉफिट में से, मतलब ये प्रॉफिट तो ओनर का ही है, अपन कुछ पैसा होल्ड कर रहे हैं अपने पास फॉर फ्यूचर एक्सपांशन और फॉर टू मीट सम अनसर्टेनिटी, तो उसका भी कॉस्ट रहता है। उसका कॉस्ट इक्वल टू इक्विटी होता है। उसका कॉस्ट कितना होता है? इक्वल टू इक्विटी। ये अपन आगे पढ़ेंगे। सो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग रिफर टू द नेट इनकम लेफ्ट आफ्टर इट हैज पेड डिविडेंड टू शेयर होल्डर। बोला इसमें दोनों आते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ऑफन दिस इज पेड आउट टू शेयर होल्डर बट इज ऑल्सो कैन बी रीइन्वेस्टेड बैक टू कंपनी फॉर ग्रोथ पर्पज। द मनी इज नॉट पेड टू शेयर होल्डर काउंटेड एज अ रिटेन अर्निंग। सो व्हाट इज रिटेन अर्निंग? अमाउंट रिटेन इन बिजनेस। अभी आफ्टर डिविडेंड भी हो सकता है या बिफोर, मतलब कंपनी ने कहा कि हम इस बार डिविडेंड देंगे ही नहीं क्योंकि कंपनी को आगे पैसा चाहिए, तो एंटायर होगा रिटेन अर्निंग, या कुछ डिविडेंड देंगे बाद में रिटर्न करेंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी, ये कंपनी का डिसीजन है कैसे करना है। ठीक है, चलो, तो ये था रिटर्न अर्निंग। अभी नेक्स्ट देखेंगे बोरोड कैपिटल। अभी बोरोड कैपिटल के मोरलेस फीचर सेम ही है बट स्टिल, चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स क्या क्या फीचर्स है, चलो फटाफट लिख देते। पहला, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या होता है? सिक्योर्ड रहते हैं। हाँ, आपने पढ़ा, थियोरेटिकली पढ़ा रहेगा बट प्रैक्टिकली सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड रहता है। एंड प्रायोरिटी ओवर शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी हो या प्रेफरेंस, उनके पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब कंपनी लिक्विडेट भी होती है तो उनको सबसे पहले पैसा देना पड़ता है। ठीक है, एंड यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस इतना। मतलब हर साल यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा। यहाँ पे डिविडेंड कंपल्सरी नहीं है, करेक्ट नहीं। यहाँ पे डिविडेंड कब देना है? अगर कंपनी को, कौन सा, इक्विटी को डिविडेंड कब देना है? कंपनी को फायदा होगा तो ही, कोई रेट फिक्स्ड नहीं, यहाँ पे रेट इज फिक्स्ड। एंड प्रॉफिट और लॉस हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो दे आर सिक्योर्ड, दे हैव चार्ज अगेंस्ट योर एसेट, चार्ज और योर एसेट, तो वो एसेट बेच के पैसा वसूल कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं डिवेंचर में क्या क्या है। बहुत सिंपल थ्योरी है। डिवेंचर कैपिटल इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। ठीक है, अ डिवेंचर होल्डर इज अ क्रिएटर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू डिवेंचर होल्डर, इट में बी कन्वर्टेबल, और कन्वर्ट मतलब विच कैन बी कन्वर्ट टू शेयर्स, एंड नॉट कन्वर्टेबल मतलब विच कैन नॉट बी कन्वर्ट टू शेयर्स। पहला, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। द डिवेंचर वी कांट बी कन्वर्ट टू शेयर्स, इक्विटी इज कॉल्ड एज अ नॉन कन्वर्ट डिवेंचर्स। These are straight debt instrument carrying fixed rate, having a maturity period say 5 to 9 years. अच्छा, और एक चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट।
ऑफन दिस प्रॉफिट इज पेड टू शेयर होल्डर, आई एम सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ विपुल, ध्यान किधर है। हाँ, इफ द इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड इट हैज़ टू बी पेड बाय द कंपनी बाय लिक्विडेशन ऑफ इज एसेट्स। यस, मतलब अगर इंटरेस्ट हमने नहीं दिया तो जैसे मैंने कहा था कि कंपनी बेच देंगे, एसेट बेच के हम हमारा पैसा वसूल करेंगे। एंड नो वोटिंग राइट, सबको पता ही है। सो देर इज नो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप, सो नो वोटिंग राइट्स। नो वोटिंग राइट्स है ना, ठीक है। एंड कन्वर्टेबल मतलब विच कैन बी कन्वर्ट टू शेयर्स, ठीक है। बाकी उसके फीचर सेम रहते हैं। नाउ टर्म लोन फ्रॉम बैंक, अभी देखो फीचर्स तो सेम ही है, खाली ये कन्वर्ट नहीं होते। टर्म लोन मतलब क्या, बैंक से अपन ने लोन लिया आइदर एट अ फिक्स एट अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन है, करेक्ट ना। इसमें आपको हर महीने EMI देने पड़ेंगे, ये भी सिक्योरिटी होता है। नो वोटिंग राइट्स, ठीक है, सिंपल। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब ये नो डिफरेंस क्या होता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है विच आर एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देखो करेक्ट ना। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, आपने नाम सुना रहेगा ना। गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सो दैट लोन कैन बी गिवन एट अ चीपर रेट। लिख देते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सब लोग लिख रहे हैं ना, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। लिखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट। इन इंस्टीट्यूट का मेन फंक्शन क्या है, बहुत सिंपल है, टू ग्रांट लोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन देते हैं एज कम्पेयर टू बैंक्स, करेक्ट ना। तो वही दिया, ये सब पढ़ लो। टू हेल्प टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस दैट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स हैविंग लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, का मतलब उनका प्रोजेक्ट ज़्यादा लंबा है। जैसे कोई प्रोजेक्ट है 20 साल चलने वाला है, तो लॉन्ग गेस्टेशन मतलब जिसका रिकवरी पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है, हम बोलते हैं ना पे बैक पीरियड। तो जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 20 साल चलेगा तो उसको बोलते हैं लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, सिंपल पॉइंट से पढ़ लेना, कुछ भी नहीं खास। एंड नेक्स्ट होता है फॉरेन सोर्सेज, लास्ट, उसमें दो होते हैं। फॉरेन सोर्सेज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। तो यूजुअली टेक फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट फ्रॉम NRI। चलो सो लास्ट लिखो फॉरेन सोर्सेज, उसमें 3 है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हॉरिजॉन्टल पेज लेना है, हर एक डायग्राम हॉरिजॉन्टल पेज पे बनाओ, आपको इजी होगा क्योंकि ये डायग्राम बड़े बड़े हैं। एंड मैं आपको नीचे एक्सप्लेनेशन जो लिख के दे रहा हूँ ना, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सर क्या फायदा होगा हमारा, बाद में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। सर सच में बोल रहा हूँ, यस सच में बोल रहा हूँ। इतना पढ़ ले तो 2 पेजेस पढ़ के हो जाएंगे, आपका टाइम से होगा, कम समय में आप फटाफट पढ़ोगे। मतलब फर्स्ट टाइम आपको पढ़ने के लिए 100 घंटे लगेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर आप चार्ट्स रिवाइज करेंगे तो आई गारंटी यू 30 आवर्स में सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा आपका। नहीं तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए लिखो, मेरे साथ लिखो। सर हम लोग तो लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं लिख रहे हैं कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। डिपॉजिट फ्रॉम NRI क्या था, क्या क्या दिया उन्होंने,
एक्सटर्नल बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो देन फॉरेन इन्वेस्टर्स FIIs वही है. सो ये 3 फॉरेन सोर्सेस है. बट जब बाहर से पैसा लाते हैं तो आपको फेमा की गाइडलाइंस, बहुत सारी चीज़ें, कंप्लाइंस ज़्यादा रहता है, राइट ना. तो बहुत सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि पैसा फॉरेन करेंसी में आता है ना. सो देन देयर आर वेरियस गाइडलाइन यू नीड टू फॉलो. ठीक है. सो आई होप डायग्राम आपका रेडी हो गया. बस एक बार डायग्राम बन गया तो इसको 2 मिनट में पढ़ना है. वो 2 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेन पॉइंट अपने सब कवर किए हैं. दिस इज मोर देन इनफ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लिख लो आप. ये थे अपने बोरोड कैपिटल का पूरा डायग्राम एक साथ, है ना, पूरा. तो बोरोड में अपन ने 4 बनाए एंड ओन में 3 बनाए. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मैंने बता दिया अपन ने. अपने जो सोर्सेस ऑफ फंड्स है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, मतलब ओनर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल, इनके ऊपर अपना कितना कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. से ये क्यों निकालना है, सर ने आपको थोड़ी देर पहले बताया था. इसको अपन कंपेयर करेंगे कैपिटल बजटिंग में. कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट रिटर्न 15%, यहाँ पे 10% है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो. एंड ये अगर 16% है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट मत करो, 1% का लॉस हो रहा है. बस इतना ही है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफर्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों, सिंपल है. आपके 100 करोड़ रुपये है, अगर आपने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट किया तो यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन बी. आप बी में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी खो रहे हो ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, करेक्ट ना. ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न दैट कुड बी अर्न बाय पुटिंग द सेम मनी इनटू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट विद इक्वल रिस्क. मतलब इतना तो मिनिमम अर्न करना चाहिए, जो मैंने आपको कहा था कि आपका जो रिटर्न है वो एटलीस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, ताकि मेरे जेब से पैसा ना जाए, करेक्ट. Thus the cost of capital is the rate return required to pursue the investor to make a given investment. ठीक है, ठीक है. तो ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना. ये पहला डेफिनेशन जॉन हैम्पटन ने दिया है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट फर्म इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म इन द मार्केट प्लेस. अकॉर्डिंग टू विलियम एंड डोनाल्डसन, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी डिफाइन एज द रेट दैट में बी अर्न. मेरे को डाउट है यहाँ पे इंडियन ऑथर क्यों नहीं रहते, हर बार फॉरेन ऑथर क्यों रहते हैं, मैंने सोचा बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो एग्जाम में टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नाम लिख दो, खेल खत्म. इतने सारे नाम है किसको याद रहते हैं, मज़ा कर रहा हूँ, ऐसा मत करना. चलो नाउ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, ये कुछ तो पढ़ने सा. इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है. अरे सिंपल लॉजिक है, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट कम होगा. एंड जो चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट है. दोनों में से एक भी अफेक्ट हो गया तो दूसरी चीज़ पे उसका अफेक्ट होगा. सो एज अ बिजनेसमैन मेरे को मनी भाई अर्न करना है, रोकड़ा पैसा, तो कब अर्न करूँगा, मेरा बोरोइंग कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अपने को फाइंड आउट करना है, करेक्ट ना. देखो, एन इन्वेस्टर प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड्स दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग डिबेंचर्स to the company, and quite naturally he expect good returns on his investment. In order to satisfy investor expectation, the company should be able to earn enough revenue. So the computation of cost of capital is very important for financial management to decide capital structure of the concern. What is capital structure अपने पढ़ा है, combination of owners capital and borrowed capital. एंड वो क्या होना चाहिए, मैंने कहा था उसका कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है. वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो एंड शेयर होल्डर के रिटर्न्स मैक्सिमम हो, EPS. चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजट डिसीजन, ये मैंने बता दिया है कि कैपिटल बजट डिसीजन लेने के बाद वो फंड्स के लिए अपने को डिसीजन इंपॉर्टेंट है. कैपिटल बजट डिसीजन लार्जली डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स. बराबर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो फिर कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज करके भी मतलब नहीं है. अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मस्ट बी मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. हेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज टू मेक कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ठीक है ना. तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में होता है. दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है,
कि अगर मेरे को 100 रुपये चाहिए तो कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डिबेंचर। अब इस पर अपन ने डिटेल डिस्कशन किया है कि अगर ज़्यादा डिबेंचर्स हो गए तो रिस्क बढ़ता है, ज़्यादा इक्विटी हो गया तो फिर अपने को वो टैक्स शील्ड नहीं मिलता एंड फिर ईपीएस कम होता है। तो ये दोनों का राइट कॉम्बिनेशन फिट करना भी ज़रूरी है एंड टू सर्टन एक्सटेंट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ बोरिंग। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म in designing the optimum capital structure, that is proportion of debt equity. Due importance is given to overall or weighted average cost of the firm. The objective firm should to choose the mix of debt equity so that overall cost of capital is minimized. ठीक है ना। तो पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ पे यूज होता है, टू टेक कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरा टू डिसाइड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैसे चेक करेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रोजेक्ट के रिटर्न्स 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, मेरा नेट प्रॉफिट 5%, उसको बोलते फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब अपन क्या करेंगे, अपना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है एंड अपना जो कॉस्ट है उससे अपन कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर करके देखेंगे कि मेरे जेब में कितना पैसा गया। एंड इम्पोर्टेंस टू अदर फाइनेंशियल डिसीजन, करेक्ट ना। अदर फाइनेंशियल मतलब क्या, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपके मार्केट वैल्यू पे भी असर होता है शेयर्स का। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सिक्योरिटी, करेक्ट ना। तो शेयर ईपीएस पे भी इम्पैक्ट होता है क्योंकि डेट कैपिटल बढ़ गया तो ईपीएस बढ़ता है, लेकिन डेट कैपिटल कम हो गया तो ईपीएस कम होता है। तो वो है अर्निंग कैपेसिटी मतलब अर्निंग पर शेयर, तो इन दोनों पे उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, चलो एक छोटा सा डायग्राम बना देते फटाफट, ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। ये वर्टिकल बना सकते हैं आप, लिखो सब लोग लिखो। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चार पॉइंट देखे अपन ने। कौन से डिसीजन ले सकते आप, माय गॉड क्या हो गए। to take capital budgeting decision। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए, करेक्ट। एंड लास्ट क्या था, अदर फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, चलो अब इसमें क्या क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे कौन से डिसीजन, मार्केट वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा, अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये जानना है। फाइनेंशियल प्रोसेस मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी अपने को देखना है। अच्छा, कैपिटल बजट डिसीजन में क्या देखना है, बोलो क्या देखना है, कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। तो कैपिटल बजटिंग में क्या पॉइंट लिखते हैं अपन इसमें, कंपेयर विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितने रिटर्न्स आने वाले हैं। एंड लास्ट अपन देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर, करेक्ट ना। To design optimal capital structure which will minimize the cost of borrowing and which will maximize returns given to shareholder। बस
बस इतना ही लर्न करना है, फटाफट लिख लो। आप चाहे तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग चार्ट्स, कि बाद में आप यहाँ पे और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं आपके हिसाब। मैंने मेन पॉइंट आपको लिख के दिया है, तो अपन मैक्सिमम चार्ट्स बनाएंगे, कम से कम 100 के ऊपर चार्ट्स बनाएंगे अपन, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि बार बार थ्योरी पढ़ना बोर होता है, और आपका बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें खाली थ्योरी है, सो आपको नींद आ जाएगी। सो चार्ट्स में थोड़ा और फास्ट भी रिवीजन होगा, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट। शैल वी गो अहेड? इसको पॉज करके अब लिख लेना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ तक तो कुछ, ये चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं इसमें। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मेरे फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, करेक्ट ना। सो बहुत बड़ा चार्ट बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल पेज आपको लेना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे IMP लिखो दोस्तों। एंड बहुत बड़ा चार्ट बनने वाला है, सो कंपलसरी हॉरिजॉन्टल पेज लेना है। पहला, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब क्या बताता हूँ, व्हाट इज इकोनॉमिक कंडीशन। लेट्स से बैंक में FD रेट 10% है, एग्जाम्पल। सो नेचुरली जब मैं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, सो आई हैव टू, मतलब यू हैव टू गिव मी 10 प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि 10% तो मेरे को बैंक फ्री में दे रहा है, जिसको बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। ये मैंने आपको कहा था पहले चैप्टर में, करेक्ट ना। तो ये रिस्क फ्री रिटर्न तो 10% है, एंड आई एम पुटिंग मनी योर कंपनी, सो आई एम टेकिंग रिस्क, करेक्ट ना। तो रिस्क का भी मेरे को प्रीमियम मिलना चाहिए। तो ये जितना FD का रेट बढ़ेगा, नेचुरली माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर कंपनी विल गो अप। एंड जैसे FD का रेट कम होगा, तो मेरे भी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होंगे, कम होंगे। सो वही दिया है। सो ये जैसे अमेरिका में वगैरह तो FD पे ब्याज नहीं मिलता, चाइना वगैरह बहुत कम, मतलब अमेरिका में तो है नहीं। कुछ कंट्रीज में तो FD करने के लिए आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, इतने कैशलेस कंट्रीज है वो, सो दे डोंट गिव इंटरेस्ट ऑन FD, करेक्ट ना। तो उनके लिए फिर रिटर्न्स भी कम होते चलेगा, क्योंकि FD में तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये शेयर्स में जितना मिलेगा उतना अपना ही है, ऐसा है। बट इंडिया में अभी भी 8-9% के आसपास मिलता है, तो उतना तो मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न प्लस समथिंग एक्स्ट्रा फॉर रिस्क टेकिंग। तो पहला है इकोनॉमिक कंडीशन। दूसरा मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन मतलब जैसे अभी कोई इकोनॉमी में सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो चुका है, रिस्क बहुत बढ़ चुका है, क्लाइमेटिक रिस्क हो, नेचुरल कैलेमिटी हो, तो इन दैट केस इफ यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इट बिकम्स मोर रिस्की एंड इन्वेस्टर वुड डिमांड मोर रिटर्न्स, तो उसको बोलते हैं मार्केट कंडीशन, करेक्ट ना। When an investor purchases security with a significant risk, an opportunity for additional returns is necessary to make investment attractive. Essentially, as the risk increases, investors require higher rate of return. This is called as a risk premium, and market get affected by cost. तो cost भी बढ़ेगा ना, उसके एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे, तो I have to give more, and जो मैं एक्स्ट्रा दूंगा वही तो मेरा कॉस्ट ऑफ क्या है, कैपिटल है। सो दूसरा था मार्केट कंडीशन। तीसरा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब क्या है, decision made with the company also affect the cost of capital. Such risk resulting from this decision, which are generally divided into two types: business risk and finance risk. Business risk is the variability in returns on asset and affected by company's investment decision. Finance risk increase variability in returns to common to shareholder as a result of financing with, हाँ मतलब क्या, देखो आपने देखा था ना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे अपने टर्म्स पढ़े थे, वही दिया है। सो कंपनी में दो तरह के डिसीजंस ले जाते हैं, एक ऑपरेटिंग एंड एक फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब जो डे टू डे फंक्शन में काम आता है वो, एंड फाइनेंसिंग मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इम्पैक्ट होता है। जैसे पहला दिया है बिजनेस रिस्क इन वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स ऑन एसेट्स इज अफेक्टेड बाय कंपनीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपनी ने जो एसेट में पैसे इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, करेक्ट ना, वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करता है। दूसरा फाइनेंस रिस्क का मतलब क्या है कि अपन जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है वहाँ से अपन इनफ रिटर्न शेयर होल्डर को दे पा रहे या नहीं दे पा रहे, तो ये दो डिसीजन, ये दो रिस्क रहते हैं, एक बिजनेस रिस्क एंड एक फाइनेंस। बिजनेस रिस्क मतलब आपने जो पैसा बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट किया है, एसेट्स अपने सही रुपए के लिए कि नहीं लिए, या एसेट्स कम लिए या ज़्यादा लिए, या ओवर प्राइस पे परचेस किए। तो ओवर प्राइस पे अगर अपन ने एसेट परचेस किए है तो नेचुरली बोरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन प्रॉफिट तो उतना ही आएगा, करेक्ट ना। तो ये इसमें देखना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क,
कि जब भी आप कोई एसेट परचेस कर रहे हो वो ओवर प्राइस भी होना चाहिए और अंडर प्राइस भी नहीं होना चाहिए, सही प्राइस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पैसा दिया तो फिर एसेट से आने वाले आउटपुट तो उतना ही है, तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स क्या होते हैं, फिर कम होते हैं। क्योंकि आपने पैसे ज़्यादा लिया मतलब आपने बोरो भी ज़्यादा किया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ता है बट करस्पॉन्डिंग इनकम नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपका डिसीजन गलत किया है, यू हैव पेड हिम मोर। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस रिस्क। एंड फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि रिटर्न्स टू शेयर होल्डर हम बराबर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे बिजनेस में रिस्क बढ़ेगा, शेयर होल्डर विल डिमांड मोर रिटर्न्स। जैसे बिजनेस में मैंने डेट कैपिटल ज़्यादा लेके आया तो शेयर होल्डर विल डिमांड मोर रिटर्न्स, तो फिर वहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ेगा। देन अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, हाँ कितना पैसा आपको चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर ऑप्शन नहीं, आपको इक्विटी पे ही जाना पड़ता है, लेकिन तो फिर इक्विटी पे कॉस्ट कंपेरेटिवली कम रहता है। लेकिन अगर आपको उतना पैसा नहीं चाहिए या आपका नया कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी देखो मैं इक्विटी कैपिटल इशू नहीं कर सकता क्योंकि मैंने चलो कंपनी फॉर्म भी किया, तो मेरे कंपनी की पहचान क्या है, कौन लेगा मेरे शेयर्स, मेरे रिलेटिव्स लेंगे और मैं ही लूँगा, दूसरा कौन लूँगा। तो फिर मेरे लिए इक्विटी कैपिटल है नहीं, मेरे लिए बैंक के पास ही जाके लोन लेना पड़ेगा। तो जब आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे जाता है तब ये ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस, डिबेंचर। छोटे बिजनेस में के लिए ओनली डेट कैपिटल, या फिर एकदम छोटा बिजनेस है तो यू कैन टेक लोन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो एट अ स्मॉलर स्केल इक्विटी कैपिटल इज नॉट प्रेफरेबल, मतलब शेयर्स इशू करो, वो बड़े स्केल के लिए। इंडिया में जो छोटे बिजनेसमैन है वो खुद बैंक से लोन लेते हैं। एज द लार्जर कैपिटल इन्वॉल्व देन वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस फॉर सेवरल रीजन। ओवरऑल वेटेड कॉस्ट मतलब सबका मिला के, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिटर्न अर्निंग प्लस डेट कैपिटल, इन सबका मिला के जो ओवरऑल कॉस्ट है, मैं आपको ये अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो इसको बोलते हैं वेटेड कॉस्ट। बिकॉज एज मोर सिक्योरिटीज आर रेज्ड, एडिशनल फ्लोटेशन कॉस्ट और कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म फॉर इशूइंग सिक्योरिटीज विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ फंड्स। हाँ मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सी मैंने 5 करोड़ रुपया के शेयर्स लिए, करेक्ट ना, या 5 करोड़ के मैंने डिबेंचर ऑल्सो सिक्योरिटी, मैंने 5 करोड़ के डिबेंचर इशू किया, उस पर 10% इंटरेस्ट है, लेकिन वो इशू करने के लिए मेरे को खर्चा आया है, तो वो खर्चा भी मेरा क्या है, कॉस्ट है, वही बोला है। कभी कभी डिबेंचर डिस्काउंट में देने पड़ते हैं तो फिर पैसा कम आता है, लेकिन रिटर्न्स तो 5 करोड़ पे देने पड़ते हैं, तो ये भी मेरा लॉस है, तो ये वो दिया है। एडिशनल कॉस्ट का मतलब वही है कि प्रीमियम पे दिए, करेक्ट ना, जो भी एक्स्ट्रा मेरे को देना पड़ेगा ओवर एंड अबव इंटरेस्ट, तो वो भी दिया है, तो उससे भी मेरे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा ही। मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल करके इसका। ऑल्सो द मैनेजमेंट अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो वही है। एंड इवन आपने कैपिटल ज़्यादा चाहिए तो फिर इक्विटी भी जाना पड़ेगा, एंड अगर इक्विटी से आपने ज़्यादा कैपिटल रेज किया तो उनका भी डिमांड क्या होगा, उनका भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसका डायग्राम लिखो फटाफट। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, आई थिंक ये 4 पार्ट में हो जाएगा ना, इस वर्टिकल पेज में हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल नहीं बना तो भी चलेगा, बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। इकोनॉमिक कंडीशन पहला फैक्टर है, लिखो फटाफट। इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न्स। मतलब बैच, तो एफडी पे बैच अगर ज़्यादा मिलेगा, वो 10 तो मिल रहा है, तो मैं जब कंपनी पैसे डालूंगा तो मेरे को 10 के ऊपर चाहिए, तो यू विल हैव टू पे मी 10 प्लस रिस्क टेकन बाय मी। तो इफ़ यू पे मी मोर योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल इंक्रीज। दूसरा मार्केट कंडीशन, तो इसमें क्या होगा, अगर आपका रिस्क बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ेगा। रिस्क कम होगा तो फिर देन इन्वेस्टर विल आल्सो डिमांड लेस रिटर्न्स, क्योंकि रिस्क भी कम है तो रिटर्न्स भी कम चल जाएंगे, तो फिर कॉस्ट भी कम होगा। तीसरा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक डिसीजन, नहीं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। करेक्ट ना, इसमें 2 तरह के रिस्क है, एक बिजनेस रिस्क एंड दूसरा कौन सा है, फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है कि आपने एसेट में सही इन्वेस्ट किया कि नहीं किया,
एंड फिनेंस, देखो आपका पैसा दो जगह पे ब्लॉक होता है, जो पैसा आपने लिया वो एसेट में जाता है, करेक्ट, तो उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। एंड व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, आपने जिनसे पैसे लिया उनको सही रिटर्न्स दिए कि नहीं दिए, तो ये रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेंगे। इसमें दो ही पॉइंट्स आएंगे। बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। एंड लास्ट पॉइंट लिखो, फटाफट लिखो लास्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर अमाउंट इंक्रीज होगा तो रिस्क बढ़ेगा ना, तो अमाउंट बढ़ेगा तो रिस्क भी क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सामने वाला रिस्क बढ़ता है तो ही एक्सपेक्ट मोर रिटर्न्स, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिख लो फटाफट, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, फटाफट लिखते जाओ डायग्राम। ठीक है, ओके। नाउ अभी ये फैक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ऊपर अपन ने क्या पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स पे अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड रहता है। अब इसमें दो पार्ट है, कंट्रोल फैक्टर जो अपने हाथ में है जिससे अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर सकते हैं, एंड अनकंट्रोलेबल का मतलब है बियॉन्ड ऑल कंट्रोल, है गवर्नमेंट पॉलिसी, बैंक का पॉलिसी चेंज हो गया, आरबीआई के नॉर्म्स चेंज हो गए, सो बियॉन्ड आवर कंट्रोल। चलो ये भी थेरियोटिकली फटाफट पढ़ते हैं। कंट्रोल फैक्टर क्या है, देखो कंट्रोल फैक्टर मतलब क्या है, जो आपके हाथ में है, मैनेजेबल है, इससे आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर, करेक्ट ना। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर में दो है, अगर आपका डेट कैपिटल बढ़ेगा तो लॉजिकली क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ेगा, वही है। तो अगर आपका फर्म ज़्यादा रिस्की हो गया, सो एज ए शेयर होल्डर आई वुड डिमांड मोर रिटर्न्स, वही दिया है। अ फर्म कैन कंट्रोल इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टारगेट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, as more debt is issued cost of debt increases and more equity issued the cost of equity increases। जो भी ज़्यादा देंगे उसका कॉस्ट बढ़ने वाला है। डिविडेंड पॉलिसी से लॉजिकली अगर आप डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो आपके पास खुद का पैसा कम होगा, फिर आपको बाहर से पैसा ज़्यादा लाना पड़ेगा। देखो अभी क्या दिया है, गिवन दैट फर्म हैज कंट्रोल ओवर इट्स पे आउट रेशो। कंट्रोल, पे आउट रेशो मतलब अगर मेरे को 1 रुपया मिला है उसमें से मैं कितना दूँ डिविडेंड को, कितना रिटेन करूँ, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सो 1 रुपये से मैंने 40 पैसा डिविडेंड दिया तो 60 पैसा हो गया रिटेन्ड अर्निंग। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल द पे आउट रेशियो ऑफ कंपनी इंक्रीजेस, ब्रेक डाउन पॉइंट बिटवीन लोअर कॉस्ट इंटरनली जनरेटेड इक्विटी एंड न्यूली इशूड इक्विटी इज लोअर। मतलब क्या है, अगर आप डिविडेंड ज़्यादा देते हैं तो फिर शेयरहोल्डर के एक्सपेक्टेशन कम हो जाते हैं क्योंकि आप उनको बार बार डिविडेंड दे रहे हो, सो ओवरऑल कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज। बट इफ यू आर नॉट गिविंग डिविडेंड, करेक्ट ना, देन फिर मार्केट वैल्यू शेयर्स का बढ़ाना पड़ेगा अपने को, उसको कैसे कैसे तो फायदा करके देना पड़ेगा ना, तो वही दिया है। द ब्रेक इन पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल एज द पे आउट रेशियो ऑफ कंपनी इंक्रीजेस, द ब्रेक इन पॉइंट बिटवीन लोअर कॉस्ट इंटरनली जनरेटेड इक्विटी एंड न्यूली इशूड इक्विटी इज लोअर्ड। करेक्ट, मतलब डिविडेंड ज़्यादा देंगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। और अगर, क्योंकि देखो शेयरहोल्डर को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, या तो डिविडेंड दो या तो मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट करो, करेक्ट ना। तो डिविडेंड अगर भरपूर देंगे तो फिर ओवरऑल बेनिफिट कम हुआ तो भी चलेगा बिकॉज दे आर गेटिंग सम डिविडेंड। एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगर फर्म ने बहुत रिस्की जगह पे इन्वेस्ट किया है, मतलब आपका प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और वो बहुत रिस्की है, अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा एज ए इन्वेस्टर, सो देन यू विल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मी। एंड मेरा प्रोजेक्ट सिंपल है कि चाय वाले का स्टॉल स्टार्ट करना है, विपुल सर टी स्टॉल, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% सक्सेस होने वाला है, देन नेचुरली
आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा और आपको मैं आराम से रिटर्न दे सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सो डिग्री ऑफ रिस्क लेस है, करेक्ट ना, तो फिर मेरे लिए काम ईजी होता है। सो ये कंट्रोल फैक्टर है, कौन से 3? कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी एंड तीसरा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नाउ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या है, बियॉन्ड पर्टिकुलर लिमिट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता ही है। जैसे हाउसिंग लोन में आप गए तो 75 लाख के ऊपर अगर आपने लोन लिया तो बहुत ज़बरदस्त स्क्रूटिनी होता है, क्योंकि लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंक का भी रिस्क बढ़ता है ना, तो उन दैट केस थोड़ा इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ डेट एंड पोटेंशियली कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ डेट विल गो अप, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल गो डाउन। टैक्स रेट, अच्छा टैक्स रेट का और इंटरेस्ट का रिलेशन है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट अपना ओवरऑल क्या होता है, कम होता है। टैक्स रेट बढ़ता है तो मैं आपको दिखाऊंगा अगले लेक्चर में, ये अपने शायद किया भी है, इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 - t। तो टैक्स रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट का ओवरऑल कॉस्ट कम होता है, क्यों? क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट पे करेंगे उतना मेरा टैक्स सेव होता है, क्योंकि इंटरेस्ट इज एक्सपेंडिचर, उससे मेरा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट से मेरा टैक्स कम होगा, टैक्स सेविंग होगा। तो टैक्स रेट ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, वो कम हो जाता है। ठीक है, बस ये 2 है अनकंट्रोलेबल फैक्टर। ठीक है, चलो फटाफट एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। फैक्टर्स को अगर 2 पार्ट में कन्वर्ट किया उन्होंने, कौन से 2? कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल में 3, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या हमने बताया था, डेट बढ़ेगा तो डेट कॉस्ट बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा तो इक्विटी कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट में क्या कहा था मैंने, प्रोजेक्ट में रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए लोन के, तो फिर कॉस्ट बढ़ेगा, कम हो गया तो फायदा ही है। एंड टैक्स रेट बढ़ गया तो फिर ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स, अपने ऊपर जो देखे ये जनरल फैक्टर्स थे, दीज आर द, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 3 जो है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है, ये 2 मेरे हाथ में नहीं है। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, सो अपन इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, करेक्ट ना। अगला जो पार्ट है वो है एजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको थोड़ा मैं अलग तरह से पढ़ाने वाला हूँ। सो यहाँ पे अपन ने पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है, बेसिक थ्योरी, करेक्ट ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा अलग चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ, एंड फिर अपन ये थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।